साथियों, पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जब आई किस तरीके से विदेशी कंपनियों के पक्ष में और यहाँ के इजारेदारों के पक्ष में देश के लगभग 1300 कानूनों को बदल गई थी। उनमें हमने कुछ मुख्य कानूनों को आपको बताया था। बिजली कानून को बदल गई, हमने जिक्र किया बिजली कानून को कैसे बदला। जमीन के अधिग्रहण के कानून को बदला। मात्रात्मक प्रतिबंध लगे हुए थे विदेशी जिंसों के आयात पर, उस कानून को बदला। तमाम इस तरीके के कानूनों को, यही नहीं हुआ, सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भारतवर्ष के अंदर पहली बार छत्तीसगढ़ में बहने वाली एक नदी, शिवनाथ नाम की नदी है, उसके कुछ इलाके को एक विदेशी कंपनी को सौंप कर गई। यानी नदियों को बेचने का काम अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के साथ शुरू हुआ। नदियां बेची जाने लगी, पानी पर भी विदेशी कंपनियों का कब्जा शुरू हुआ। और इस लिंक को जरा कैनकून में हुई WTO की मीटिंग के साथ जोड़कर देखिए, जहां पानी को सेवाओं में शामिल करने की बहस चली थी। नदियों पर कब्जा करने के लिए यह शुरुआत हुई। इसका मतलब पेप्सी को एक झील को दिया गया। उसी समय इस तरीके से भारत के पानी पर, नदियों पर कब्जा करने का सिलसिला शुरू हुआ, ये नीतियां शुरू हुई। उसी समय अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में ही इन्हीं कंपनियों के इशारे पर भारत की नदियों को आपस में जोड़ने की बात की गई। लाखों करोड़ का बजट रखने का प्रस्ताव किया गया और इन नदियों को आपस में जोड़कर उन कंपनियों के लिए कमाई का रास्ता खोला गया। साथियों, उसके बाद जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो तमिलनाडु में बहने वाली भिवानी नदी को बेचा गया। इस तरीके से नदियों को बेचने का सिलसिला शुरू हो गया। ये काम किया गया। व्यापार से संबंधित, आयात निर्यात से संबंधित ढेरों कानूनों को अटल बिहारी वाजपेयी बदल कर गए। इसलिए उस समय किसानों के साथ नया संकट पैदा हुआ। किसान जो पैदा कर रहे थे, लागत बढ़नी शुरू हुई, सब्सिडी में धीरे धीरे कटौती शुरू हुई। खाद पर, बीज पर, डीजल पर, इस पर सब्सिडी खत्म करने का सिलसिला शुरू हो गया और फसलों के दाम की गारंटी खत्म। चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी उस समय एक काम और कर गए थे, वो आदर्श मंडी कानून बना कर गए थे 2003 में। इस आदर्श मंडी कानून में क्या था? हालांकि अभी आप देखेंगे मोदी सरकार ने इसमें बड़ा कानून बना दिए हैं, हम उन पर जिक्र करेंगे आगे। लेकिन इसका बीज कहां से बोया गया? इसका बीज अटल सरकार ने बोया और एक आदर्श मंडी कानून बनाया। क्योंकि आप जानते हैं कृषि जिंसों का व्यापार और खेती हमारे संविधान की राज्य सूची में शामिल है, यानी केंद्र सरकार इन पर कानून नहीं बना सकती। तो आदर्श मंडी कानून बनाया और उसमें जो हमारी मंडियां बनाई गई थी, जिनका जिक्र हमने पिछले एपिसोड में किया, किस तरीके से थोक व्यापारी और बड़ी कंपनियां कृषि जिंसों के व्यापार में शामिल थीं, उन पर रोक लगाने के लिए ये मंडली, जो हमारे राज्यों में जो मंडियां बनी, कृषि उपज मंडी समितियों को बनाया गया और उस पर कुछ नियंत्रण लगाने की कोशिश हुई। अटल बिहारी वाजपेयी ने
इन मंडियों को समाप्त करने की शुरुआत का कानून बनाया, निजी क्षेत्र की मंडियां स्थापित करने का कानून बनाया। आप देख सकते हैं आदर्श मंडी कानून। और तब से लेकर इस पर जो अमल किया, बिहार राज्य सरकार खत्म कर चुकी अपनी मंडी। बहुत से राज्यों ने इसके आधार पर, लगभग देश के 17 राज्यों ने अपने मंडी कानूनों में बदलाव किए। और जो हरित क्रांति के दौर में एक उपलब्धि किसानों को हुई थी, उसके माल की थोड़ी सी गारंटी हुई थी, उसको ध्वस्त करने का सिलसिला शुरू हुआ साथियों। ये अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद नदियों को बेचने के, एक पानी को, जमीन के अंदर के पानी को नदियों को बेचने का सिलसिला आगे बढ़ा। मनमोहन सरकार ने राष्ट्रीय जल नीति की घोषणा की। राष्ट्रीय जल नीति में क्या बोल दिया है, ये इंटरनेट पर भी है, हिंदी में भी है, आप लोग निकाल कर देख सकते हैं। इसमें क्या कर दिया, 3 तरह की चीजें इसमें रखी गई। अब कहीं भी किसी को मुफ्त में पानी नहीं मिलना चाहिए। दूसरी चीज, अब ये जो खेती का पानी, पीने का पानी, उद्योग का पानी, ये कंपनियां सप्लाई करेंगी। ये सिलसिला शुरू किया। और यही नहीं, आप उस राष्ट्रीय जल नीति में देखेंगे तो एक और खतरनाक खेल है। उसमें हमारे 1882 के कानून में, जिसका नाम भोगाधिकार कानून था, उसमें बदलाव करने की बात कही गई है। क्या था यह 1882 का कानून? इस कानून के तहत अंग्रेजों ने भी यह मान लिया था कि जो खेती करता है या जिसका मकान है, जो पानी जिसके खेत से निकलता है, वो जमीन से निकलने वाले पानी का मालिक वही होगा जिसके नाम खेत है, या घर के पानी में निकलने का जो मालिक घर का मालिक हो। इस तरीके का 1882 का कानून, इसका नाम भोगाधिकार कानून रखा गया था। राष्ट्रीय जल नीति में घोषित कर दिया है कि हम इसे बदलाव करेंगे। अगर ये बदलाव हो जाता है चुपके से साथियों, जैसे सारे बदलाव हुए, अगर ऐसे ये भी बदलाव हो गया तो खेती तो हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन शहरी मध्यम वर्ग और जितना भी जो हिस्सा है, उसको पानी के लाले पड़ जाएंगे। अभी तक भी इन कंपनियों ने बहुत बड़े तादाद में बोतलों के जरिए पानी का व्यापार शुरू किया है। अब पूरे पानी पर कब्जे का अगला षड्यंत्र है। और ये दुख की बात है, कोई राजनीतिक पार्टी, कोई राजनीतिक नेता, जो मुख्य धारा की पार्टी और ये हैं, वामपंथी पार्टियां थोड़ा बहुत करती रहती हैं, किसानों के कुछ हिस्से करते रहते हैं, लेकिन मुख्य धारा की जो बड़ी पार्टियां हैं, जिनकी आवाज मीडिया में आवाज बनती है, वो इस सवाल को नहीं उठाती। और ये कितना चिंता का विषय है। अगर इस कानून में बदलाव कर दिया गया कि अब जमीन का पानी निजी क्षेत्र के हाथों में चला जाएगा, तो फिर एक ही कंपनी एक जिले का या कुछ तहसील का ठेका ले लेगी, फिर खेत आपका होगा, उसके पानी पर आपका अधिकार नहीं होगा, घर आपका होगा, लेकिन उसमें हैंडपंप भी आप नहीं लगा सकते हैं। ये दौर आने वाला है। और शायद अभी कुछ दिन पहले योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिए जो कानून बनाया है,
भूमि जल संरक्षण कानून, इससे सावधान रहने की जरूरत है। सबमर्सिबल पर जिस तरीके से कानून बनाए टैक्स लगाने के, जुर्माना करने के, वो चौंकाने वाले हैं। और जिस तरीके से पानी के सवाल को लेकर देहातों में अगली योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो चौंकाने वाली हैं साथियों। इसलिए ये जो बदलाव किए जा रहे हैं, इनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर पानी भी हमारा चला गया, फिर कोई चीज हमारी बचेगी नहीं। उसी तरीके से साथियों, इन नीतियों के चलते देश के बीज कानूनों में बड़े भारी बदलाव किए गए और बीज कानून 2004 के नाम से संसद में अब भी एक बिल लंबित है। पूरी तरीके से बीजों पर कंपनियों का कब्जा कराने का षड्यंत्र है। अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम प्लांट वैरायटी एक्ट एंड फार्मर्स राइट एक्ट, ये एक कानून बना था। इसमें क्या कर दिया था, अटल बिहारी वाजपेयी ने ब्रीडर्स, फार्मर्स की जगह ब्रीडर्स की जगह फार्मर्स को इस्तेमाल करके और ये कानून बना दिया गया था। उसमें फार्मर्स के हितों की रक्षा करेंगे, ये भी दे दिया था। लेकिन आप जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या हुआ। उन कंपनियों को संरक्षण प्राप्त है। हमारे देश में चूंकि है क्या, ये जो विकसित देश हैं, ठंडे मुल्क हैं ज्यादातर, इन ठंडे मुल्कों में प्लांटों की वैरायटी, पौधों की वैरायटी उष्णकटिबंधीय देशों की तरह नहीं होती, हमारे देश की तरह नहीं होती। बहुत विविधता है प्लांटों की, पौधों में बड़ी वनस्पति की बहुत विविधता है, खजाना है। ये इनके यहाँ नहीं है। लेकिन इस पर कब्जा करने के लिए दबाव डालकर ये कानून बनाए जाते रहे और वही अटल बिहारी वाजपेयी ने पौधों पर कब्जा करने का कानून बनाया था। और आप जानते हैं किस तरीके से किया। पौधों से लेकर बीजों पर कब्जे के कानून, और आज इन कानूनों के चलते हुए वो कई रूपों में सामने आया है। आज हिंदुस्तान के बीजों पर 75% बीजों पर विदेशी कब्जा है। बीजों का उत्पादन और एक इसमें खेती में पूरी दुनिया की जो अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, सारे दुनिया के देशों में जो बीजों का उत्पादन में बहुत बड़ा हिस्सेदारी जिसकी है, मॉन्सेंटो। मॉन्सेंटो ने हमारे बीजों पर कब्जा किया है। 75% बीजों पर मॉन्सेंटो का कब्जा है। और ये बीज कानून अगर आ जाता है जो किया जा रहा है, इसके तहत पूरी छूट उनको दी जा रही है। क्योंकि ये ऐसा टेक्निकल सवाल है। हम जो बीज बनाते थे, हमारा किसान हजारों सैकड़ों वर्षों से उसको करता हुआ वो विकसित होता था, बीज उसकी वैरायटी विकसित होती थी। अभी तो ये कंपनियां हमारी वैरायटी को लेकर और उससे अपनी लेबोरेटरी का बीज हमारे लिए लाएंगी और वो खेती में उपलब्ध कराएंगे, और इसको व्यापार बनाकर वो लूटने की कोशिश कर रही हैं। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम से ही बीज की टर्मिनेटर बीज, ट्रेटर टेक्नोलॉजी बीज की ये शुरू हो गई। टर्मिनेटर बीज का क्या है? ऐसे तत्व उसमें डाले जाएंगे, बीज बनाते हुए कंपनी का अधिकार हो जाएगा कि ये दूसरे प्रावधान कानूनों में करने की जरूरत नहीं कि उसके बीज को जो लेगा वो पूरी फसल उस कंपनी को देगा। ये जो कानून बन रहे थे, इनसे भी मुक्ति पाने के लिए टर्मिनेटर बीज के
प्रावधान की शुरुआत हुई। यानी एक ही बार पौधा फसल देगा, अगली बार उसमें ऐसे चीजें डाली जाएंगी, ऐसे जीन को डाला जाएगा, अगली बार पौधा तो होगा लेकिन वो फसल नहीं देगा। यानी हर बार किसान जो उसका बीज ले लेगा वो उसी पर निर्भर हो जाएगा। इसी तरीके से कानून बना दिए गए कि जो कंपनी का बीज लेगा वो पूरी फसल कंपनी को देगा, उसी को बेचेगा। अगर अपनी जरूरत के लिए उसने कहीं फसल को बेच लिया, जरूरत में बच्चों के कपड़े लत्ते बनवा लिए, बच्चों की फीस जमा कर दी फसल को बेचकर, तो कंपनी उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। और अभी 2019 के ठीक चुनाव के बीच गुजरात में पेप्सिको ने 9 किसानों पर 1.5 करोड़ का अहमदाबाद अदालत में केस दायर किया। आज भी वो केस जारी है कि हमारा बीज इन किसानों ने चोरी कर लिया। उन पर 1.5 करोड़ का दावा किया। अब 1.5 करोड़ का दावा मध्यम किसान सारी जमीन भी दे देगा तो उसको पूर्ति नहीं कर पाएगा। इस तरीके के कानूनों में किसानों को बांध दिया गया है साथियों भविष्य के लिए। और फिर जब टर्मिनेटर जैसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो हर बार किसान मजबूर हो जाएगा, इन्हीं कंपनियों के महंगे बीज को खरीदेगा। और अब ट्रेटर टेक्नोलॉजी में क्या है, किसान एक बार जो जिस कंपनी से बीज लेता है उसी कंपनी का खाद उस पर काम करेगा, जो कंपनी निर्धारित करेगी वही खाद उस पर काम करेगा, उस फसल पर वही कीटनाशक काम करेगा जो कंपनी निर्धारित कर दी है। और बाजार से आप उसको खरीद लेंगे वो काम नहीं करेगा। इसलिए कितना बड़ा मकड़ जाल फैलाया गया है कि पूरे के पूरे बीज के लिए निर्भर किसान उस पर हो जाएगा। फिर पूरे खाद के लिए किसान उसी कंपनी पर निर्भर हो जाएगा, कीटनाशक के लिए उसी कंपनी पर निर्भर हो जाएगा। ये एक ऐसा मकड़ जाल है, किसान उसके मकड़ जाल से कभी मुक्त नहीं हो सकेगा। और आज ये बहुत बड़े पैमाने पर देश भर में आ चुका है, सिलसिला शुरू हो चुका है साथियों। ये कोशिशें उनकी हैं। इसी तरीके से तमाम कानूनों को खेती से संबंधित बदला गया। और एक जो योजना आयोग को खत्म करके नीति आयोग बना मोदी जी के आते, और सिलसिले शुरू हुए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो करती रही, उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाने का काम मनमोहन सरकार करती रही। बदलाव अंतर सिर्फ रफ्तार का हो सकता है कि यहां जो रफ्तार थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम शुरुआत की, चूंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने गद्दी पर बैठने के तुरंत बाद मालेगांव में दुनिया के 300 कंपनियों के डायरेक्टर और चेयरमैन को मालेगांव में महाराष्ट्र में बुलाया, उसकी मीटिंग हुई और उनको भारतीय खेती में आमंत्रित किया। आइए, हम बहुत अरसे से आपका स्वागत करने के लिए तैयारी कर रहे थे। ये शब्द अटल बिहारी वाजपेयी के थे और उन कंपनियों को सारी सुविधाएं देने के लिए आश्वासन दिया गया। और निश्चित तौर पर उन्होंने अगर एक एक नीति को देखेंगे तो उनके पक्ष में चाहे तो मात्रात्मक प्रतिबंधों का खात्मा की बात हो, चाहे भारत के पहले भूमि संबंधी कानून पर से रोक उठाने का सवाल हो, चाहे भारत के जो हमारा बिजली कानून था उसे बदलने का सवाल हो, चाहे तमाम बीज कानूनों को बदलने का सवाल हो, चाहे हमारे मंडी कानूनों को बदलने का सवाल हो, चाहे हमारी नदियों के पानी और जमीन के अंदर के पानी को विदेशी कंपनियों और देशी कंपनियों के हवाले करने का सवाल हो। ये बड़े कदम उस समय उठाए गए, लेकिन ऐसा नहीं है
कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने जो कदम उठाए, उन्हें आते ही जो सरकार मनमोहन की सरकार बनी, संपर्क सरकार, उसने कोई कोताही बरती हो। हालांकि उसको वामपंथियों का समर्थन हासिल था, वामपंथियों ने एक न्यूनतम साझा कार्यक्रम की बात कही थी, लेकिन वो न्यूनतम साझा कार्यक्रम को मनमोहन सरकार ने खुंटी पर टांग दिया और मनमाने तरीके से अपने कानूनों को लागू करने लगे। नतीजा वामपंथियों ने समर्थन वापस लेना पड़ा परमाणु करार के सवाल पर। इस तरीके से ये नीतियां आगे बढ़ती रहीं साथियों, और ऐसा दौर आया जिसमें स्थिति खतरनाक होती चली गई और लगभग देश के किसान 4 लाख किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए। ये पहला ऐसा दौर आया साथियों। किसान किन्हीं भी परिस्थितियों से लड़ता रहा है, गुजरा है, लेकिन किन्हीं भी परिस्थितियों से संघर्ष करता रहा है। ये पहला दौर ऐसा आया है जिसने किसानों ने आत्महत्या शुरू की, और ये आत्महत्याओं का दौर जब से मोदी की सरकार आई है तब से इसने और रूप बदल दिया है। क्योंकि असली बात क्या है? असली बात तो ये है कि ये जो उदारीकरण की नीतियां हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के दबाव में जो गरीब देशों के जो सत्ताधारी हिस्से हैं, ये उनके सामने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, घुटने टेक चुके हैं, तो वो अपने तमाम आत्मनिर्भर विकास को तिलांजलि दे रहे हैं और उन कंपनियों के हिसाब से ही देश की खेती और तमाम अर्थव्यवस्था को उसके हिसाब से हम कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। ये चूंकि ये नीतियां क्या हालत पैदा कर देती हैं, इन नीतियों के चलते ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है जैसे अकाल में स्थिति बन जाती है। अकाल में भूखा मर जाता है आदमी, लेकिन उसको ये नहीं चलता कि क्या करे, कैसे संगठित हो, लड़ाई कैसे लड़े। ये जो नीतियां हैं ये यही हालात पैदा कर देती हैं। भारत में किसान की आत्महत्याओं के पीछे ये बहुत बड़ा खेल है। लड़ाइयां हैं, शुरू हो रही हैं, लेकिन वो ऐसा घेरे में आता है, कर्ज के फंदे में फंसता है कि अलग अलग करके उनकी बड़ी संख्या आत्महत्या की तरफ बढ़ गई। लेकिन साथियों, हमारा कहना है आत्महत्या कोई जिंदगी का समाधान नहीं है। मजबूरी है, लेकिन आत्महत्या से इसका कोई भी, हमारी पीढ़ियों का कोई समाधान नहीं होगा। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये जो दौर है मोदी सरकार के आते और कठिन दौर आ गया है, और मोदी सरकार ने जो नीतियों का इस्तेमाल किया है, मोदी सरकार कैसे आई, किन हालात में आई, ये जो चीज़ें, इनको जब आप देखोगे तो और हमारे सामने दूसरी चीज़ें आती हैं। इनका जिक्र हम अगले एपिसोड में करेंगे।